रूस से तेल खरीदने पर भारत को लगातार पश्चिमी देश आरोप लगाते रहते हैं और उसके साथ साथ अमेरिका भी समय समय पर यह कहता रहता है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। लेकिन बात अगर हम पश्चिमी देशों की करें तो पश्चिमी देश लगातार ये आरोप लगाते हैं कि रूस से भारत जब तेल खरीदता है तो रूस की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होती है, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन पर लगातार हमला करता रहता है। लेकिन अगर बात करें हालिया समय की तो अभी फिनलैंड में एक टॉक चल रही है जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी लताड़ लगाई है, ये कहें कि पर्दाफाश कर दिया जी। तो अनएडिटेड के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और मेरे साथ अभिषेक है और आज हम डिकोड करेंगे जयशंकर की डिप्लोमेसी। जी बिल्कुल, डिप्लोमेसी तो विशाल मैं कहूँगा हम नहीं डिकोड कर पाएंगे क्योंकि जयशंकर इज वे ऑन द टॉप। मतलब वहाँ पे जब जयशंकर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था कुलतरंता टॉक्स में, जो कि फिनलैंड में इस वक्त हो रहे हैं, वहाँ पर 3 फॉरेन मिनिस्टर्स थे, यूएई की फॉरेन मिनिस्टर, फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर और डॉक्टर जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर। तो जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया तो ये बोला गया बकायदा कि ही इज वन ऑफ दी मोस्ट नोन फेसेस इन दी प्लैनेट। मतलब पूरे प्लैनेट पर टॉप फॉरेन मिनिस्टर्स में जो आते हैं वहाँ पर भारत के एस जयशंकर का नाम बेशुमार तरीके से वहाँ पर लिया जाता है। लेकिन अब जहाँ तक बात आती है कि कुलतरंता टॉक्स में क्या हुआ, सुबह से वायरल है दीपक के कुलतरंता टॉक्स में जयशंकर ने लताड़ लगाई है ईयू के जितने भी नेशंस हैं उनको, और साथ ही साथ अमेरिकन डिप्लोमेसी जो चलती आ रही है स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के इस रेन के इस कैंपेन के बाद। अब शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है जब पूछा जाता है, एस जयशंकर बैठे होते हैं तो होस्ट जो हैं वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आप हमें बताइए रशियन ऑयल को लेकर, क्योंकि आप यूरोप में बैठे हैं, यूरोप का दुश्मन इस वक्त रशिया है, क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ एक 5 साल से एक वॉर में लगा हुआ है, वो वॉर जीत नहीं पा रहा है। ऐसा बोला गया, बनाया गया कि वो वॉर जीत नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी वॉर मशीन को चलाने के लिए भारत वहाँ से ऑयल खरीद रहा है और रशियन जो वॉर मशीन है उसको और ज़्यादा बल दे रहा है, जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी कहते रहते हैं, जिसकी वजह से बहाना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी लगाए थे। अब इसका जवाब देते देते जयशंकर ने ऐसी खरी खोटी यूरोप को भी सुनाई और डोनाल्ड ट्रंप को, यानी मतलब उनके दोगलेपन का पर्दाफाश कर दिया। बिल्कुल, दोगलेपन का पर्दाफाश कर दिया। वो कैसे किया? वो भी बड़ा स्मार्ट तरीके से। आप देखेंगे जयशंकर कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करते, लेकिन एक बात बोलते हैं तो वो क्लियरली दूर तक जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं पॉइंटर्स में दरअसल जयशंकर ने क्या बोला। हालांकि जयशंकर ने बोला कि जब भी ऑयल खरीदने की बात आई है तो हम अपनी कॉस्ट और अवेलेबिलिटी के हिसाब से ऑयल खरीदते हैं। हम ये नहीं देखते कि अमेरिका हमें कम में दे रहा है या फिर रूस हमें कम में दे रहा है, लेकिन दोनों से रिलेशंस हमें बनाने हैं तो किससे कम में लिया जाए। जहां से हमें प्राइस अच्छा मिल रहा है और अवेलेबिलिटी तुरंत मिल रही है हम वहीं जाते हैं। मतलब जो भारत के हित में होगा, जो फायदा होगा भारत के लोगों के लिए फायदा होगा, वहीं से तेल खरीदेंगे। जयशंकर ने ये तक बताया कि हमने जब भी रशिया को अप्रोच किया है तो उन्होंने हमेशा बोला है कि हमारे बैरल्स रेडी हैं, हमारे शिप्स रेडी हैं, आप बस ऑर्डर दीजिए, आपके लिए यहाँ से हम डिलीवरी रवाना कर देंगे। इतना आसान इंडिया के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया, बाकी देशों के लिए नहीं है। जब क्योंकि पुतिन और नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी जी भारत के जो प्रधानमंत्री है, उनकी दोस्ती इतनी गहरी है, उसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं आज उस डेट तक पहुंची हैं। और अभिषेक 2 दशक पुरानी दोस्ती है। बिल्कुल, 2 दशक भूल सकते हैं हम कि 1971 के युद्ध में कैसे रूस ने हमारी मदद की थी, या फिर हम कैसे भूल सकते हैं कि रूस ने क्या भूमिका निभाई थी 1999 के युद्ध में। बिल्कुल सही बात। जब भी भारत को ऐसी स्थिति लगी है कि जहां पर वेस्ट की जो कंट्रीज हैं वो उनको साइडलाइन कर रही हैं, रशिया कहीं ना कहीं हमेशा साथ खड़ा मिला है। चलिए इस बात को भी एक बार दरकिनार ये तो चलो, हाँ, ये एक साइडर पॉइंट हो गया। एक बारी को अगर भारत ये दोस्ती को और दुश्मनी को और ये सारी चीजें साइड रखे, सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट, अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए सोचे, तो भी जयशंकर ने साफ बोला कि कुछ समय पहले जब जो बाइडन राष्ट्रपति थे यूएस के, तब यूएस ने भारत को बोला था कि अब जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो इस स्टेज पर पहुंच गया है कि हमने सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, तो यूरोप जो है वो रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकता। किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कोई तो रशिया से ऑयल खरीदेगा, नहीं तो ऑयल मार्केट्स पूरी तरह से ब्लीड करेंगी। क्योंकि अगर हर कोई मिडिल ईस्ट से ऑयल खरीदना शुरू कर देगा तो मिडिल ईस्ट का जो वहां से ऑयल आता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यूएस ने खुद इंडिया से मदद मांगी थी, बोला था कि आप रिक्वेस्ट की थी आप जाइए और रशिया से ऑयल खरीदिए। हालांकि हमने सैंक्शंस लगाए हुए हैं लेकिन रशिया पे, लेकिन आपके लिए नहीं है वो सैंक्शंस, तो आप जाइए, आपके पास लूप होल है, आप ऑयल खरीदिए। तब इंडिया ऑयल खरीदता था, लेकिन
जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोला कि ये तो वॉर मशीन जो है रशिया की उसको चलाने में मदद कर रहे हैं, तो आपके ऊपर टैरिफ डाला जाएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से जो सैंक्शंस जो बाइडेन सरकार ने लगाए थे यूरोप के लिए वो हटा दी। तो जयशंकर ने बोला कि आप एक साइड से आप सैंक्शंस को हटा रहे हो, दूसरी साइड से मेरे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो कि मैं डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल खरीद रहा हूँ। तो ये कैसा गेम खेला जा रहा है, और ये गेम जो खेला जा रहा है वो सबको दिख रहा है। और ये भी कहा कि ये खेल खेलना हमें मत सिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लियर तौर पे, साफ तौर पे ये बताया गया कि ये खेल जो खेला जा रहा है ना, ये आप हमें मत बताइए। क्योंकि अभिषेक, इसमें आगे चल के जयशंकर ने ये भी कहा कि यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ हुआ है, लेकिन भारत के किसी भी चीज में, सिर्फ हथियार नहीं, किसी भी चीज में ऐसा कोई रोल नहीं रहा भारत का जिससे यूरोपियन कंट्रीज पर कुछ इस तरह का प्रहार हुआ हो या उनके खिलाफ गया हो। और ये आईना दिखा दिया ये दीपक अपने आप में बहुत ही बड़ा बयान है। मतलब अगर आप सोचेंगे कि आपके सामने यूरोप की, फिनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर बैठी है, इतने बड़े बड़े डिप्लोमैट्स बैठे हैं, और वो आप यूरोप के गढ़ में हो, आप फिनलैंड में हो, और वहां पर इतनी बड़ी बात बोलना कि यूरोप ने भारत पे अटैक जब भी हुए तो कहीं ना कहीं यूरोप के वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आप कभी भी ये याद नहीं करेंगे कि भारत के किसी वेपन जो भारत में बना हो वो यूरोप के अगेंस्ट यूज किया हो। वेपन छोड़िए अभिषेक, आप इसको डिकोड करने की कोशिश करिए कि भारत का किसी एक चीज में ऐसा योगदान नहीं रहा कि जिसकी वजह से वो यूरोप के खिलाफ गया हो। जी बिल्कुल, लेकिन दीपक ये बात थोड़ी गहरी थी। हाँ। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और मैंने निकाला कि आखिरकार यूरोप में जहां जहां वेपन्स बनते हैं, जो भी फायर आर्म्स बनते हैं, अगर वो भारत के अगेंस्ट स्कर्मिशेस में यूज हुए हैं तो वो कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। तो एक छोटी सी मैंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें कि असॉल्ट राइफल और सब मशीन गन्स जो हैं वो लाइक SIG सॉयर और जर्मनी से हैकलर एंड कोच की गन्स हैं, वो यूज हुई हैं इस रीजन में जब भी हमारे बीच में कुछ ऐसा युद्ध हुआ है। उसके अलावा स्पेशलिस्ट वेपन्स भी हैं, जैसे कि इटली का बेरेटा और ऑस्ट्रेलिया की ग्लॉक जो है वो भी यूज हुई है, और बेल्जियम की FN हर्स्टल FNP90 ये भी यूज हुई है। कुछ ऐसे वेपन्स जो कि यूज हुए हैं इंडिया में जब भी कुछ ऐसे अटैक्स या स्कर्मिशेस हुए हैं। हैवी ऑर्डिनेंस की अगर मैं बात करूं, जो भारी जो वेपन्स होते हैं उसमें यूरोप की हैवी आर्मामेंट जैसे कि स्पेन की एल्को 1000 और ऑस्ट्रेलिया के बनाए हुए ग्रेनेड्स, वो हमेशा कहीं ना कहीं यूज हुए हैं इंडिया के खिलाफ। मतलब कोई भी अगर भारत में आतंकी घटना घटी तो आतंकवादियों के पास इस तरह के वेपन्स पाए गए। जी, और उग्रवादियों के खिलाफ अलगाववादी, ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फिर पाकिस्तान के POK में हो या फिर पाकिस्तान में हो, तो वो उन टेररिस्टों के पास आए। तो ये एक लंबी फेहरिस्त है अभिषेक कि ये हथियार उन तक पहुंचे कैसे। यूरोप से आना कोई इजीली तो है नहीं कि आप डंकी रास्ते से पहुंच गए या फिर तारों के नीचे से चले गए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अभिषेक, जो आप बात बता रहे हैं, ये बात बोलते हो अभिषेक, आप देखिए जयशंकर का रिएक्शन क्या था। ये एग्जैक्ट उसी वीडियो का फोटो है जो आप चेहरे पे देखिए, आप रिएक्शन कि क्या रिएक्शन रहा होगा। मतलब आप समझिए कि किस तरह से आंख में आंख डाल करके पूरे यूरोप को आईना दिखाया गया। और ये पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है। पहले भी जयशंकर जो है यूरोप को कई बार बता चुके हैं कि दुनिया की प्रॉब्लम जो है वो यूरोप की, जो यूरोप ऐसा सोचता है कि जो दुनिया यूरोप की प्रॉब्लम जो है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं, उस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। कई बार जो है डोनाल्ड ट्रंप को भी और यूरोपियन कंट्रीज को भी हमेशा जो जयशंकर ने कुछ ना कुछ ऐसी बातें की, लेकिन ये बात बहुत गहरी है। क्योंकि क्यों कह रही है, दो बातें हैं। ईरान और US का वॉर जो कि अभी ऐसे कगार पे है कि ना डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो खत्म होगा, ना ही ईरान की अथॉरिटी में से किसी को पता है कि वो खत्म होगा या फिर और लंबा चलेगा। पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है उससे। जयशंकर ने भी ये बात बोली कि रशिया और यूक्रेन वॉर से यूरोप अफेक्ट हुआ था, लेकिन ईरान एंड इजराइल एंड US वॉर से एशिया अफेक्ट हो रहा है। और जो एनर्जी फ्लोज हैं, अगर रशिया वाले वॉर से एनर्जी फ्लोज जो हैं वो यूरोप की तरफ से डाइवर्ट हुए थे, तो यहाँ अब एशिया भी सोचेगा ना। अब यूरोप जब सोच सकता है कि हमारी पड़ोस में वॉर चल रहा है तो हम अपनी एनर्जी फ्लोज को डाइवर्ट करें, तो क्या एशिया नहीं सोच सकता? नहीं अभिषेक, यूरोप जब ये सोच सकता है कि यूक्रेन के खिलाफ अगर यूक्रेन में कुछ हो रहा है तो वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो भारत नहीं सोच सकता क्या? बिल्कुल। अभी हाल ही में आपने भी इस खबर सामने आई है कि 3 नाविकों की जान चली गई हमारी। तो हमारे जो भारतीय नौसेना है उसको भी तो अलर्ट मोड पर रहना होगा ना। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है दीपक। अब यहाँ से कनेक्ट करते हुए ही ये जो एस जयशंकर का ये जो गुस्सा था कहीं ना कहीं इस बात से भी था कि US की जो नेवी है इस वक्त जिसने ब्लॉकेड बनाया हुआ है वहाँ से पलाव का फ्लैग था, एक जो पलाव एक कंट्री है ओशिनिया में, वहाँ का फ्लैग्ड एक शिप आ रहा था
उस शिप पे 24 नाविक जो थे वो इंडियन थे, कार्यरत थे उस पर। कुछ यूक्रेनियन थे, कुछ रशियन थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे, पर मोस्टली इंडियन थे। वो नाव जा रहा था पलाव की तरफ, उस पर यूएस की नेवी ने हमला किया और एक छोटा मोटा हमला भी नहीं था, मतलब प्रिसीजन म्यूनिशन से हमला किया गया, उस म्यूनिशन से जिससे एनिमी के वॉरशिप्स को गिराया जाता है। उससे हमला करने के बाद 3 नाविक जो थे उनको वो पहले बताया गया कि चोटिल हुए हैं, लेकिन उसके बाद 3 इंडियन नाविक उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यूएस ने बोला कि ये नाव हम यूएस ने जस्टिफिकेशन दिया कि हमारे बोलने के बाद भी हम ये नाव जो है वो रुकी नहीं और चलती जा रही थी, तो हमने इस पर अटैक किया। लेकिन इंडिया ने इस पर गुस्सा व्यक्त किया। दीपक, पहली बार होगा कई सालों में कि भारत ने यूएस के किसी एक्शन पर, किसी मिलिट्री एक्शन पर इतना बड़ा रिएक्शन दिया है। और रिएक्शन भी कैसा है मैं आपको 2 लेवल पे बता दूंगा। पहला है डिप्लोमेटिक लेवल पर। डिप्लोमेटिक लेवल पर तुरंत यूएस के एक डिप्लोमेट को समन किया गया और उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी गई कि आखिर ये हमला भारत के नागरिकों पर कैसे हुआ, क्या वजह है इसकी, आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आपने भारतीय नागरिक के ऊपर हमला कर दिया। यूएस से हम आंख से आंख डाल के बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर नेवी लेवल, मिलिट्री लेवल की अगर मैं बात करूं तो भारत ने अपनी नेवी को पूरा फ्री हैंड दे दिया है और ये बोला है कि बी रेडी फॉर एनीथिंग। यानी कि अगर यूएस की तरफ से कुछ ऐसी स्कर्मिश होती है, यूएस जो, अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन ओशन और अरेबियन सी, वहां पर कहीं ना कहीं यूएस ने एक ब्लॉकेड बनाया हुआ है। तो अगर यूएस की तरफ से कोई स्कर्मिश होती है, नेवी कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करती है, कुछ भी ब्लॉकेड बनाती है, इंडिया की वॉरशिप्स को आने नहीं देती है, तो बी रेडी फॉर एनीथिंग। मतलब सिंपल सा उदाहरण आप सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करिए। साफ तौर पर यह मैसेज दिया गया है कि हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और चाहे वो अमेरिका जितना बड़ा देश ही कोई भी हो। लेकिन दीपक, अगर साथ के साथ बोले, इंडिया एक बहुत बड़ी ट्रेड डील फाइनलाइज करने की फाइनल राउंड्स में है यूएस के साथ। उसके दौरान ये सब चीजें होना कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस और जो ट्रेड डील हो रही है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर डालेगा। बट अभी के लिए इंडिया एक भी कदम पीछे नहीं ले रहा है, नहीं हटेगा। और अभिषेक बिल्कुल साफ कर दिया है। और अभिषेक, जैसा कि थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा आपको वापस, जब आपने बताया कि उनको ये कहा कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की नहीं, तो उसमें अभिषेक एक बयान और ऐड कर दीजिए। उसमें साफ तौर पर यह भी बताया गया था कि जब ईयू के पत्रकार वहां पर थे तो जयशंकर से बोला गया कि आप रशिया से ऑयल खरीद करके आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कि रिफाइन करके ऑयल आप यूरोप को बेच रहे हैं। तो जयशंकर ने तुरंत क्लैरिफाई किया, या ये कहूँ कि फिर उनको लताड़ लगाते हुए ये कहा कि ये ईयू के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि हम डायरेक्ट ऑयल आपको नहीं बेच रहे, रिफाइन करके बेच रहे हैं। अब आपकी इच्छा है, आपको लेना है तो मत लीजिए। बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बीच में ऐसा दौर आया था जब इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था बहुत बड़ा ऑयल का, क्योंकि लेकिन हमारे पास इतना ही ऑयल वेल्स है, ना ही हमारे पास ऐसी कोई रिसोर्सेज है जहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ईयू इंडिया से ऑयल खरीदता था और वो ऑयल हम इंडिया जो है अपने, ये इंडिया की डिप्लोमेसी है, हम कैसे अपनी चीज़ों को चला रहे हैं। आपको ऑयल चाहिए, हम आपको ऑयल खरीद के दे रहे हैं, अच्छे रेट पर दे रहे हैं। हम वो रशिया से खरीदते थे, उसको रिफाइन करते थे, उसको बैरल्स का उसको कलेक्ट करते थे और फिर उसको हम ईयू को, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ को हम वो बेचते थे अच्छे दाम पर। जब ऐसा होने लगा तो पूरी दुनिया के को कहीं ना कहीं नज़रें पड़ी कि इंडिया ऐसा कैसे कर सकता है विदाउट ऑयल वेल्स। दीपक, एक और बात, लास्ट बात मैं ऐड करना चाहूँगा। जब पूछा गया, क्योंकि ऑयल के साथ कहीं कहीं गैस सप्लाई पे भी बात आती है। हाँ। और यूएस जो है वो बहुत बड़ा गैस सप्लायर है वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया से पूछा गया, जब जयशंकर से पूछा गया कि आप जो हैं अपनी ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई को लेकर ही सबसे ज़्यादा जो है घिरे हुए हैं, तो अब आपकी क्या विजन है, क्या सोच है। तो जयशंकर ने ये साफ बोला कि आप हमारी फिक्र मत करिए, क्योंकि हम जो है वो नेविगेट कर लेते हैं अपने सिस्टम्स में। हमने रशिया को चुना है अपना ऑयल सप्लायर बिकॉज हमें कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल जो है वो बहुत आसानी से मिल रहा है। अगर मिडिल ईस्ट से हम नहीं ले पा रहे तो कहीं ना कहीं रशिया, हम कहीं उससे सपोर्ट ले रहे हैं। यूएई के साथ ये मैं ऐड कर रहा हूँ, यूएई के साथ हमने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है। उस एग्रीमेंट में अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब इंडिया के स्ट्रेटेजिक जो जितने भी ऑयल सप्लाईज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो यूएई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल सप्लाई इंडिया को देगा। ये भी बात कहीं ना कहीं हमारी ऑयल सप्लाई में इंपॉर्टेंट है। जयशंकर ने ये बोला कि हमारा जो पिछले साल तक बेस्ट गैस सप्लायर था, लार्जेस्ट गैस सप्लायर, वो कतर था। लेकिन इस बार फेब 20 के बाद या फेब 29 के बाद, जब ये यूएस और ईरान वाला जो वॉर शुरू हुआ, उसके बाद हमारा बेस्ट लार्जेस्ट गैस सप्लायर यूएस है।
अब ये यूएस ने कैलिब्रेट किया या फिर ये इंडिया को किस तरीके से ऐसे गेम बनाया गया कि यूएस कतर से ना लेकर यूएस से सबसे ज़्यादा गैस सप्लाई करवाए। तो अगर ये हुआ है तो यूएस का इसमें फ़ायदा है। तो क्या इस युद्ध से ये सब लोगों ने इसका सब यही निष्कर्ष निकाला कि इस युद्ध से जितना ऑयल एंड गैस सप्लाई जो मिडल ईस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो इतनी कंट्री से जाता था वो कहीं ना कहीं अब यूएस को मिल गया। तो यूएस बिजनेस बनाना शुरू कर दिया है आफ्टर दी वॉर हैज स्टार्टेड। तो मतलब कि ये कह सकते हैं अभिषेक कि घुमा फिरा के जयशंकर को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन जयशंकर ही उन पर भारी पड़ गए। तो अभिषेक, लास्ट में जाते जाते कंक्लूड करते हुए हम आपको बता देते हैं कि फिनलैंड में जहां पर जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन को साफ तौर पर एक हिदायत भी दे दी, एक उनकी हेकड़ी थी वो भी निकाल दी, पर्दाफाश भी कर दिया, उनके दोगलापन के बारे में भी सबको बता दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही फिनलैंड, जहां पर यह टॉक चल रही थी, वहां की विदेश मंत्री ने साफ तौर पर भारत का समर्थन कर दिया। किस चीज पर? भारत के रूस के तेल खरीदने पर, जिस पर ये पूरा विवाद ही खड़ा हो रहा था। जी 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 बिल्कुल दीपक। अब वैसे भी अगर हम देखें तो ईयू के लिए रशिया एक बहुत बड़ा दुश्मन है। व्लादिमीर पुतिन को वो बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं अपना, लेकिन हम तो दोस्त मानते हैं। अब वो कहावत होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यहाँ दुश्मन का दोस्त आपके साथ बैठा है लेकिन आप फिर भी उसकी तारीफ कर रहे हो। तो इंडिया ही या एस जयशंकर ही हैं जो ऐसी डिप्लोमेसी प्लान कर सकते हैं कि आपके साथ आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाए और आपके दोस्त तो दोस्त हैं ही। तो अब जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर हैं एलिना, उन्होंने ये बोला कि हालांकि इंडिया ने वहाँ रशिया से ऑयल खरीदा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा तो रशिया को इतना फ़ायदा हुआ नहीं। तो घुमाने फिराने वाली बात जो थी वो सारी ऐसी आई कि इंडिया अच्छा है, इंडिया सही है, क्योंकि रशिया को ऑयल खरीदने की वजह से उसने पूरी दुनिया में जो वैश्विक एक ऑयल की क्राइसिस आती थी उससे बचाया, और रशिया को भी इतना पुश नहीं किया क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस से, एक अच्छी दोस्ती के नाते डिस्काउंटेड प्राइस से उन्होंने ऑयल खरीदा। लेकिन दीपक, जाते जाते एक बात और मैं बताऊंगा। देखिए, ईयू के, यूरोपियन यूनियन के या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के डबल स्टैंडर्ड्स अभी भी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गए हैं, अभी भी उतने ही जागरूक है, उतने ही वहाँ पे कुछ ऐसी लिबरल पार्टीज़ हैं जो कि चाहती हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं हमेशा रहें। एक तरफ तो इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को बुलाकर ईयू के ही एक बड़े कैबिनेट मंत्री ने, एक लेडी मिनिस्टर ने वहाँ पर पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ करी। कुछ समय पहले की बात है जब पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट को वहाँ बुलाया गया और ये बोला गया कि पाकिस्तान एक बहुत ही बढ़िया देश या बहुत अच्छा देश है, उसके साथ हमारे ट्रेड टाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं वहाँ पर और हम उनके साथ अपने रिलेशंस बढ़ाना चाहेंगे, बहुत सेफ कंट्री है। और सारी वो बातें बोली जो वहाँ पर पाकिस्तान के डिप्लोमेट थे, वो खुद सुनकर हैरान थे कि ये बातें आखिर हमें क्यों नहीं पता। हाँ, ये आखिर हमें क्यों नहीं पता कि ऐसा है पाकिस्तान के साथ और यूके साथ ऐसे। और मुझे लग रहा है ये सुन के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ भी चौंक गए होंगे कि ये जो मंत्री, जो लिबरल पार्टी की मंत्री जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ईयू की, क्योंकि मंत्री अपने आप को बहुत ज़्यादा वेस्टर्न नैरेटिव की लीडर मानती है, उन्होंने पाकिस्तान को बुलाकर ऐसी ऐसी बातें बोल दी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसके बाद वो ट्रोल होने लगी। अब यहीं पर डबल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ भी आप एक मदर ऑफ ऑल डील साइन करते हो, लेकिन हालांकि जयशंकर ने वहाँ जाकर डबल स्टैंडर्ड तो एक्सपोज करे ही हैं, साथ ही साथ मुंह पर मतलब तमाचा मारने से कम नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि हमारी बात को आप याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कीप दैट इन माइंड कि वट एवर इंडिया इज़ डूइंग, हम अपने भले के लिए और अपनी कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल एंड जो ये आप अटैक्स करते आए हो ब्रिटिश एरा से, उससे पहले और आज तक जो अटैक्स हो रहे हैं, आपके जो वेपन्स आए हैं, हम वो सब देखते हुए अपने डिसीजंस लेते हैं, एक दिन में हम डिसीजन नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं दीपक, आई थिंक एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया और ईयू को और यूएस को एक साथ समझा दिया कि भारत का जो नैरेटिव है या भारत का दबाव नहीं बना सकते आप दबाव नहीं बना सकते, और हमारी जो डिप्लोमेसी है हम अपने ही तरीके से चलेंगे। देखिए, आपने पाकिस्तान की बात की, खैर वो तो समय बताएगा कि पाकिस्तान के साथ डील होती है तो वहाँ पे डील करने से पहले वो देखा जाएगा, क्योंकि कर्ज कितना ले लेंगे उनसे, बिल्कुल वो देखना होगा। फिर वहाँ पे डील करने के बाद आप वहाँ पर क्या क्या फैक्ट्रीज लगाएंगे, और फैक्ट्री लगाने के बाद आपके देश के जो नागरिक हैं वो पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे भी नहीं, ये क्वेश्चन मार्क आपके पास छोड़ के चले जाते हैं। फिलहाल ये जो टॉक है ये अभी भी चल रही है, और इसमें और जो भी डेवलपमेंट्स होंगी जो आने वाले सुर्खियों में, क्योंकि जयशंकर है बिल्कुल, तो आपके पास खबरों का सिलसिला आता रहेगा, तो हम आपको बताते रहेंगे।